नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम हाजिर हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ में। जो हमारी क्लास आज होने वाली है, क्लास नंबर होगी आपकी 26। और जो आज का हमने जो टॉपिक लिया वो है दोस्तों आपका वाक्यों को क्रम में लगाना। और आज हम करने वाले हैं उसका सेट नंबर 3। दोस्तों वाक्यों को क्रम में लगाना आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो अगर एक तरह से देखें तो इजी भी बहुत है, और दूसरा कि वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ना कैसे है, उसका लॉजिक ढूंढना इजी भी है और थोड़ा सा कठिन भी है। जिन दोस्तों की जो रीडिंग है बहुत अच्छी है, वो दोस्त बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कर पाएंगे। और दोस्तों बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम में आप अपने 5 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो इनमें कुछ नहीं होता, बस आपको 4 से 5 या 5 से 6 7 वाक्य दिए होंगे। वाक्यों को भाई एक पूरा पैराग्राफ था, उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया और सबको आगे पीछे करके लिखा हुआ, उसी से बस आपको अरेंज करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं आज की क्लास को हम स्टार्ट। तो चलो दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अच्छा, यहां हमें 5 वाक्य दिए गए हैं, ए से लेके ई तक। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ये सोल्व कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आपने इंग्लिश में वैसे पढ़ा भी होगा, हिंदी में भी एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि आपको इंट्रोडक्टरी वाक्य देखना होता है कि वाक्य को शुरुआत कहाँ से होनी है, शुरू कहाँ से होना है, कौन सा ऐसा सेंटेंस दिया गया जहां से वाक्य की शुरुआत हो रही है। देन उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ बताया गया उसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया होगा, थोड़ा सा, या फिर भाई जो यहाँ पे बताया गया उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया होगा, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और कुछ उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ दिया गया होगा। इसके बाद में इसके इन चीज़ों के साथ कुछ और भी जोड़ा गया होगा, और सबसे अंतिम में जाकर दोस्तों आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा कहीं ना कहीं निष्कर्ष दिया गया होगा। यहाँ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ भी एडिशनल, यहाँ भी एडिशनल, और अंत में जाकर कहीं ना कहीं जो आपका वाक्य, जो अंतिम वाक्य होने वाला दोस्तों, वो वाक्य कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें थोड़ा बहुत निष्कर्ष जरूर दिया जाएगा। यही जो आपका जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है उसका पूरा निचोड़ यही होता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, और ये ऐसे जो वाक्य होते हैं कि जो पहले वाला वाक्य है वो दूसरे से कनेक्ट कैसे होगा, ये वाला दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और चौथा पांचवें से, ये कैसे कनेक्ट होता है। दोस्तों हर एक वाक्य में आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर दिया मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसे अंश जरूर दिए मिलेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत अनुमान हो जाएगा कि भाई ये वाला वाक्य इस नंबर पर आना चाहिए। तो दोस्तों कोशिश करते हैं, एक बार आप कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ मिलकर या फिर हम सब साथ मिलकर इस वाक्य को, इस जो पैराग्राफ जो दिया गया इसके वाक्य को सब अरेंज करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या किस तरह से पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका बनता है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना समय लीजिए और क्लू ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपको क्लू कहाँ से मिलता है, कौन सा क्लू है ऐसा है जिसकी वजह से आप पहले वाले वाक्य को अंत में रखना चाहोगे, अंत वाले वाक्य को बीच में रखना चाहोगे, बीच वाले वाक्य को आगे पीछे रखना चाहोगे। तो दोस्तों क्लू ढूंढने की कोशिश कीजिए, हर एक वाक्य को सिर्फ ध्यान से पढ़िए। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया। शायद आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हम जब साथ मिलकर कर रहे हैं तो भी आप देख लीजिए कि हम जो क्लू जो है वाक्यों के उनको पकड़ते कैसे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। पहले क्या दिया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, और ये वाला था आपका सीपीसीबी, ठीक है। अनुसंधान संस्थान ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को दिल्ली के बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी कारक के रूप में घोषित किया है। दोस्तों अभी आपका कुछ दिन पहले या शायद कल या परसों में
वर्ल्ड का जो सबसे पोस्ट पोल्यूटेड जो शहर है, उसका आपको वो जो शहर है वो दोस्तों आपके देश की राजधानी दिल्ली बताई गई है। जो पूरे वर्ल्ड का, जो पूरे संसार का, पूरे विश्व का जो सबसे जो प्रदूषित जो शहर है दोस्तों, वो दिल्ली बताया गया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम अपने एजुकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे भाई, हमारे काम में आने वाली चीजें क्या। ठीक है, ये इसने बता दिया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को दिल्ली के बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी कारक के रूप में घोषित किया है। अब दोस्तों देखो, यहां से क्लू हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, दो ये इंस्टीट्यूट हो गए, इन्होंने वायु से होने वाले प्रदूषण को दिल्ली वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को, भाई ठीक है, प्रदूषण तो हो रहा है, ठीक है, प्रदूषण की समस्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए इन्होंने बताया क्या है, कौन सा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण ना, सॉरी, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है कि भाई अगर देखें हम, तो ये क्लू हमें कैसे मिला। देखिए, नदियों में हम जो पानी छोड़ते हैं उसकी वजह से चलो ठीक है, वो तो वायु, आप वो लगा लीजिए कि वो तो जल प्रदूषण होगा, लेकिन कंपनियों का धुआं है, कंपनियों का धुआं है, और भी जो हम लोग आसपास के घरों के आसपास जो कूड़ा करकट जलाते हैं वो कह लीजिए, या फिर जो गंदगी जो काफी समय से पड़ी हुई है उस गंदगी से कह लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे, लेकिन यहाँ पर राइटर ने सिर्फ वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को बताया। ठीक है, हमें एक तो ये क्लू मिल गया कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहा है। ठीक है, दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का एक मुख्य कारण इन राज्यों में किसानों द्वारा फसलों को जलाया जाना भी है। इन किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल के अवशेष एवं चावल के भूसे जलाए जाते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण इन राज्यों द्वारा, कौन से राज्य, इसका मतलब कहीं ना कहीं राज्य भी बताया होगा कि इन राज्यों में किसानों द्वारा फसलों को जलाया जाना भी है। ठीक है, इन किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल के अवशेष एवं चावल के भूसे जलाए जाते हैं। अच्छा, राज्य तो इन्होंने यहां दे दिए और यहां इन राज्यों लिखा हुआ, क्या ये वाक्य सही दिया गया है? चलिए एक बार, हमें एक तो क्लू ये वाला मिला कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, दूसरा हमें क्लू मिला इन राज्यों से। अब तीसरे वाले पे चलते हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक की बढ़ती समस्या से उत्पन्न प्रदूषण वायु प्रदूषण का एक अन्य कारण माना जाता है। इसका मतलब अन्य कारण माना गया है, इसके अलावा भी वायु प्रदूषण का और कोई कारण होगा, और वो कारण क्या हो सकता है? उन फसलों को जलाया जाना। ठीक है, अब हमें इन वाक्यों को आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये वाक्य की कड़ियां जुड़ रही हैं। इस वायु प्रदूषण एवं धुंध के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक अक्सर गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। गंभीर स्तर देखा होगा दोस्तों आपने, वो जब आपने मेट्रो में सफर किया होगा तो मेट्रो का जो स्टेशन होता है वहां पर जो वायु की जो गुणवत्ता है उसका सूचकांक लगा होता है, उसमें ग्रीन होता है, फिर मॉडरेट का होता है, शायद मेरे हिसाब से पिंक, सॉरी येलो दिया जाता है शायद, और जब बहुत ही गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है तो दोस्तों शायद उसको लाल कर दिया जाता है। शायद, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, मैंने देखा लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। जहां तक मेरा अंदाजा कि जब वो गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है तो लाल कर दिया जाता है। लाल अक्सर हमारे यहाँ पे जो अलर्टेबल जो चीज़ है कि जहां पर कि भाई हमें जिस चीज़ से डरना चाहिए कि ये अब जो स्तर आ चुका है, ये बहुत ही हानिकारक जो स्तर आ चुका है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। तो वो गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है वायु प्रदूषण एवं धुंध के कारण। ठीक है, हमें अब यहां से ये पता चला कि वायु प्रदूषण का कोई अन्य कारण भी है, सिर्फ वाहनों का धुआं नहीं, उसका अन्य कारण भी कोई हो सकता है। ठीक है, डी वाला पढ़िए, डी में क्या दिया गया है? एक अनुमान के मुताबिक लगभग 35 मिलियन टन फसल इन राज्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष जलाए जाते हैं। पवन इन सभी प्रदूषकों एवं धूल कणों को अपने साथ ले आते हैं जो हवा में कैद हो जाते हैं। जो फसलों को जलाने से जो हल्के हल्के जो छोटे छोटे जो नैनो पार्टिकल्स है वो हवा में कैद हो जाते हैं, और हवा उसको अपने साथ, जो प्रदूषक हैं और जो जल के जो धूल के जो छोटे छोटे कण हैं उसको अपने साथ दिल्ली शहर की तरफ ले आती है, जहां पर एक उसका
एक उसकी लेयर सी बन जाती है और जो हवा की जो गुणवत्ता है उसको बहुत ही ज़्यादा हद तक उसको प्रदूषित कर देती है। ठीक है, अब लास्ट वाला अगर देखें तो इसमें सिर्फ इसने हमें यहाँ से क्लू क्या मिला है कि फिर वही बात आ गई कि इन राज्यों द्वारा जलाए जाते हैं और पवन इसको अपने साथ ले आती है। कहाँ ले आती है? इसका मतलब भाई जिक्र कहाँ का हो रहा है? दिल्ली जो हमारा क्या बोलते हैं, कहाँ के बारे में जिक्र हो रहा था? दिल्ली के बारे में जिक्र हो रहा, तो वो उसको वहां ले आती है। अब ठीक है, अब लास्ट वाले देखिए, लास्ट वाले में क्या दिया गया है कि गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हाँ ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर ले आती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो सेंटेंस इन सब में जहाँ पर इन राज्यों के बारे में बात हो रही थी, उनमें जो सबसे पहले जो सेंटेंस आना चाहिए वो दोस्तों आपका क्या आना चाहिए? वो जो आपका सेंटेंस आना चाहिए वो आना चाहिए ई। तो ई को हम मार्क कर देते हैं नंबर 1 कि गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यहाँ कोमा हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। जो आपका जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो इन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अब राज्यों के बारे में दोस्तों 2 जगह बात हो रही थी। अब तो एक तो यहाँ बात हो रही है इन राज्यों द्वारा और एक यहाँ बात हो रही है इन राज्यों में। अब इनमें से सेकंड नंबर पे कौन सा आना चाहिए? अगर एक तरह से हम देखें तो वहाँ तो अगर हम ए में देखें तो यहाँ वाहनों के प्रदूषण की बात हो रही है, वाहनों के प्रदूषण की बात हो रही है। और अगर यहाँ पर देखें तो वायु प्रदूषण का एक अन्य कारण भी बताया गया है। अब भाई ट्रैफिक की जो बढ़ती जो संख्या है उसको वायु प्रदूषण का एक अन्य कारण बताया गया है। तो इससे पहले हम क्या लिख सकते दोस्तों, कहाँ इन सबको हम अरेंज कर सकते हैं? ये तो है कि यहाँ हम ई को फर्स्ट तो नहीं बता सकते। चलो दोस्तों हम इनको कैसे करते हैं, अरेंज करके देखते हैं। पहला और अंतिम वाक्य हमें नहीं पता होगा, बस इतना पता है कि भाई ई वाला जो वाक्य है कहीं ना कहीं उसके वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमें इंट्रोडक्टरी टाइप का दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले ई को लिख देते हैं, जो और वाक्य होंगे हम उनको ई के आगे पीछे हम कहीं भी लिखेंगे। ठीक है, अब हमें यहां से ये तो पता चल गया कि इन राज्यों की जिक्र जो हो रहा था उसके बारे में ये बात हो गई। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 35 मिलियन टन। अगर हम डी वाला देखें, यहाँ क्या दिया है, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 35 मिलियन टन इन फसल इन राज्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष जलाए जाते हैं। पवन इन सभी प्रदूषकों और धूल कणों को अपने साथ ले आती है जो हवा में कैद हो जाते हैं। ठीक है, डी भी है। एक बार बी को भी पढ़ते हैं। बी में क्या दिया गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का एक मुख्य कारण इन राज्यों में किसानों द्वारा फसलों को जलाया जाना भी है। इन किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फसल के अवशेष व चावल के भूसे जलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको एक बात और पता चल गई कि फसल जलाई तो जाती है, लेकिन उसका डिटेल कहां दिया गया है? उसका डिटेल दिया गया है दोस्तों आपका बी में। अब दोस्तों यहां पर अगर आपको बी और डी में से पहले किसे आना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया है कि जो बी और डी हैं ये ई के एकदम सट के आएंगे, ई से एकदम लगते हुए आएंगे। अब हमें यहां से ये पता करना है कि ई के बाद बी आएगा या डी आएगा। अगर हम इसमें से देखें तो दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का मुख्य कारण इन राज्यों में किसानों द्वारा फसलों को जलाया जाना भी है। इन किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल के अवशेष एवं चावल के भूसे जलाए जाते हैं। ठीक है, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 35 मिलियन टन फसल इन राज्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष जलाए जाते हैं। अच्छा,
अब दोस्तों कहीं किसी चीज को अगर आंकने की अगर बात होगी तो वो कैसे आंकी जाती है? पहले उस चीज पे काम हो गया होता है और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट निकल कर आता है, एक कमेटी टाइप बैठती है और वो देखती है कि ये जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है। अगर हम देखें तो एग्जाम्पल मानकर चलिए कि आपके पास में कुछ पैसे हैं, आपने पैसे खर्च कर दिए, तो पैसे खर्च करने के बाद आप बाद में ये सोचेंगे कि भाई मेरे पास इतनी सेविंग हुई है, मेरे पास इतने पैसे बचे हैं, तो मैंने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, तो उसका जो अनुमान आप लगाएंगे वो आप बाद में लगाएंगे। अब ये तो है नहीं कि भाई आप सामान खरीदेंगे तो अनुमान लगाने बैठ जाएंगे, नहीं दोस्तों। ये आप एग्जाम्पल के साथ समझिए कि आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, आपको आप सामान खरीदते गए, तुरंत आपने पैसे आपने निकाल कर दुकानदार को देते गए, जब आप घर पर आए तब आपने आकर अपने पैसे संभाले कि आपके पास में पैसे कितने बचे हैं, और पैसे बचने के बाद में फिर आपने देखा कि मैंने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए और मेरा टोटल पैसे खर्च कितने हुए हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ बी आएगा और कहाँ ई आएगा। बिल्कुल दोस्तों कि ई के साथ जो आपका ई के जस्ट बाद जो आपका सेंटेंस आएगा वो आपका बी आएगा। तो गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, ठीक है। देन उसके बाद बी आएगा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का एक मुख्य कारण इन राज्यों में किसानों द्वारा फसलों को जलाया जाना भी है। इन किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल के अवशेष एवं चावल के भूसे जलाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जलते कितने हैं? एक अनुमान के मुताबिक लगभग 35 मिलियन टन फसल इन राज्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष जला दिए जाते हैं। पवन इन सभी प्रदूषकों एवं धूल कणों को अपने साथ ले आती है जो हवा में कैद हो जाते हैं। तो ठीक है, ई के जस्ट बाद बी आएगा, बी के जस्ट बाद डी आएगा। हमारा बी हो गया दोस्तों और डी हो गया। अब हमें दोस्तों यहां से ये देखना है कि जो ए है और आपका सी है ये कहां आएगा। क्या ये ई से पहले आएगा या डी के बाद आएगा? इनके बीच में तो आ नहीं सकता दोस्तों, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि यहां ए वाला पढ़ते हैं कि ए वाले में एक बार दिया क्या गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी एवं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी कारक के रूप में घोषित किया है। अब दोस्तों आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि मैं जो निष्कर्ष वाली जो बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं वाक्य के किसी न किसी अंश में थोड़ा बहुत निष्कर्ष जरूर दिया गया होगा, थोड़ा बहुत निष्कर्ष जरूर दिया गया होगा। तो घोषित किया है कि प्रमुख उत्तरदायी कारक के रूप में घोषित किया है। भाई फसलों का तो है, क्या ऐसा हो सकता है कि फसलों का तो है लेकिन उसके अलावा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को प्रमुख कारक घोषित किया? क्या ऐसा हो सकता है? ये तो हमें पता चल गया दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो आपका ए जो आएगा वो आपका अंतिम वाक्य होने वाला है। अब आप मुझे ये बताइए कि सी यहां पहले आएगा या सी डी के बाद आएगा? सी वाला पढ़कर देखिए क्या दिया है कि दिल्ली में ट्रैफिक की बढ़ती संख्या से उत्पन्न प्रदूषण वायु प्रदूषण का एक अन्य कारण माना जाता है। इस वायु प्रदूषण एवं धुंध के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक अक्सर गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों बहुत ही गजब का क्लू यहां से मिल गया। अगर आप वाक्यों को अरेंज सोच पाएंगे, पहले वाले वाक्यों से इस वाले वाक्यों को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सी कहां आएगा। एक बार देखिए पिछले वाले वाक्यों को देखिए कि कुछ कुछ क्लू दिया गया है को जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। चलो अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो बताते हैं। अब दोस्तों डी वाला पढ़िए एक बार, डी में दिया क्या गया है और उसका मैं आपको बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ में आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि रियल टाइम एग्जाम्पल कैसे होता। देखिए एक बार डी वाला देखिए, डी में क्या दिया गया है कि पवन इन सभी प्रदूषकों एवं धूल कणों को अपने साथ ले आती है जो हवा में कैद हो जाते हैं। अब दोस्तों फसल जो जलती है वो लगभग आपकी चावल की फसल लगभग दिवाली के आसपास ही आपकी
दिवाली में बोलते हैं ना कि खील की नई जो खील आती है उससे पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की। तो दोस्तों मेन बात यह है कि जब चावल उसी समय पे आता है, क्योंकि खील चावल से बनती है, और चावल कब आता है, नया चावल आता है आपका दीपावली के आसपास, दीपावली से कुछ दिन पहले। दोस्तों फसल का भूसा मैक्सिमम तभी जलाया जाता है, और दिल्ली में प्रदूषण का जो मेन जो समय जो होता है दोस्तों वो वही होता दीपावली से कुछ दिन पहले और दीपावली के बाद, और लगभग जो आपके शरद ऋतु का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा आपका धूल या प्रदूषण का कारण बनता है। तो दोस्तों यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो हवा में जो कण आते हैं वो एक लेयर बना लेते हैं, एक धुंध टाइप का वातावरण बना देते हैं, जिससे जो वायु की गुणवत्ता जो सूचकांक है वो गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। इसीलिए उन कणों का जो कण जो हैं, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल है, जो नैनो पार्टिकल, वो धुंध का रूप ले लेते हैं, जबकि एक्चुअल में अगर देखें तो उस समय में धुंध नहीं पड़ रही होती है। समझ गए आप? तो इसीलिए सी वाला जो वाक्य है वो पहले नहीं आएगा। एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लिख देते हैं। यहां पर दोस्तों तो सी कहां आएगा, सी आपका ए से पहले आएगा। तो ई सबसे पहले ई आएगा, फिर बी आएगा, देन डी, देन सी, और देन सबसे लास्ट में आएगा आपका ए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ई वाला 1 नंबर पे आएगा, और बी वाला आपका जो आएगा वो 2nd नंबर पे आएगा, और उसके बाद डी जो दिया है, डी आपका 3rd नंबर पे है, और जो सी है दोस्तों, सी आपका जो है वो 4th नंबर पे है, और जो ई है उसका आपका सबसे अंतिम वाक्य दिया गया है। ई, बी, डी, सी, ए। आंसर देख लेते, आंसर में दिया क्या गया है। अब दोस्तों यहां देखिए, अब आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हम इसको कनेक्ट कैसे कर रहे थे। उत्तर देखिए कि गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात हो रही है, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। वायु उसका बढ़ता स्तर बताया गया है, किसानों द्वारा फसलों के भूसे जलाए जाते हैं, फसल के अवशेष और चावल के भूसे जलाए जाते हैं। उनके जलाने से क्या होता है, कितना टन होता है, 35 मिलियन टन हो गया, देन ठीक है। अब हवा में कैद हो जाते हैं, हवा में कैद हो जाते हैं। अब उसका देखिए, उसी से स्मोक की समस्या, धुंध के कारण उसका सूचकांक गिर जाता है, ठीक है। और उसी की वजह से वायु प्रदूषण को एक प्रमुख उत्तरदायी कारक के रूप में घोषित किया गया है। आई होप दोस्तों आपको ये वाला सेंटेंस अरेंजमेंट समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से दोस्तों क्लू के साथ समझाने की, एग्जाम्पल के साथ बताने की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लेना, जैसे ही हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप दोस्तों कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ क्लास से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं, आपके मन में कोई क्वेरी चल रही है, तो दोस्तों आप बेझिझक बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, थोड़ी सी चैनल की रीच बढ़ाइए। उन बच्चों को अपने चैनल के साथ कनेक्ट करिए जो दोस्तों जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको हिंदी का अच्छा सोर्स नहीं मिल पा रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह उन दोस्तों को, उन भाइयों को, उन बहनों को जोड़ पाऊं चैनल से, जिनको हिंदी में समस्या आ रही है। उनको लगता तो यह है कि हिंदी आसानी से हो जाएगी, लेकिन जब वो पिछले मार्क्स देखते हैं तो थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। तो दोस्तों ऐसे दोस्तों को चैनल के साथ जोड़िए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये ग्रुप है दोस्तों, आप दोनों में जुड़ सकते हैं या किसी भी एक जगह जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ जुड़ सकते हैं। आप यहाँ अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या तो जो आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले ग्रुप में जो और बंदे ऐड हैं और मेंबर ऐड हैं, वो आपको बता देंगे। अगर वो नहीं बताएंगे तो दोस्तों मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो और दोस्तों एक बात और आपको बोलना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए कि वीडियो आप अंत तक देखें, भले ही उसको स्पीड उसकी भले ही आप जितनी मर्जी रखिए, लेकिन कोशिश करिए कि इस वाली वीडियो को या जो भी वीडियो मैं करा रहा हूं उसको अंत तक देखें। उसमें दोस्तों आपका फायदा होना है, मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर नुकसान होगा तो दोस्तों आपका होगा। तो खुद से मानकर चलिए कि अब आपको फायदा चाहिए या नुकसान चाहिए। दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल रही है, और
ऐसी चीज़ें दोस्तों और चैनल पे मिल रही होंगी, लेकिन जितना ढंग से शायद मैं एक्सप्लेन करता हूँ शायद दूसरे ना कर पा रहे हो या पता नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों मेरी एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है कि आप तक उन चीज़ों की पहुंच कर पाऊं जो चीज़ें आप नहीं ढूंढ पा रहे थे। क्योंकि दोस्तों मुझे यही सेम प्रॉब्लम होती थी, मुझे ये चीज़ें मिल नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि जब थोड़ा बहुत मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, तो क्यों ना मैं उस चीज़ को और दोस्तों तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप अंत तक मेरे साथ बने रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।